हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है। तो दोस्तों उसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई हो गया है। मतलब हम पढ़ाने के लिए उपयुक्त हो गए हैं। मतलब पढ़ाने के लिए जो पहले ही एलिजिबिलिटी होती है वो नेट जेआरएफ ही होती है। और इसके पहले दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो चुका था, रेलवे में सिलेक्शन हो चुका था। हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया है। तो मतलब आप लोग दोस्तों कहीं गलत जगह नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत सही जगह पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी चीज़ का कंटेंट हो, चाहे पॉलिटिक्स, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे करंट अफेयर्स का, जो भी यहाँ पर सेशन लिया जाता है, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेशन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के हम लोग भाग 16 तक पढ़ चुके हैं। भाग 16 में हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास संवैधानिक प्रावधान की थी और दूसरी क्लास एससी आयोग की थी, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। आज ये तीसरी क्लास है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। पूरे वर्ष जनजाति आयोग चर्चा में रहा है, पूरे वर्ष। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आपका। इस सेशन से कोई भी एग्जाम देंगे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस सेशंस में रिवीजन भी कई बार कराया जाता है, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हम लोग रिवीजन करते ही नहीं है, तो यहां पर रिवीजन के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सभी का एक ही प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का था, पहले भी बता चुके हैं। वैसा ही आयोग का सेम प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का है। जो जो काम ये करेगा वो काम तीनों आयोग करते हैं। एक काम तीनों आयोग अपने अपने जाति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति के लिए आयोग करती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका विशिष्ट प्रावधान। स्थापना दोस्तों 2004 में होती है। किसकी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। इसके पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, ये जब संविधान का गठन हुआ था अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग था। मतलब एक ही में था ये आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग मतलब एक ही आयोग अनुसूचित जाति के लिए भी और अनुसूचित जनजाति के लिए भी था, और वही इन दोनों के लिए काम कार्यभार देखता था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और 2004 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। और इसी 338 ए के तहत क्या आ जाता है हमारे संविधान में? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। मतलब अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है। यह ध्यान देना है। अब संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, तो यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय हो जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब पहले हम लोग देख चुके थे कि इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को, यह पहले एक आयोग था, इसी को 2 आयोग में बदल दिया गया। 2 आयोग में कौन कौन से? एनसीएससी मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दोस्तों। ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग इसके सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी 5 सदस्य हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 5 सदस्य हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी 5 सदस्य हैं, एनसीएसटी में भी। ठीक है। और इसमें एक सदस्य एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। सेम प्रावधान है और सेम यहां पर है, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इन पांचों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो इन आयोगों का अध्यक्ष होता है, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इसका जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इन तीनों आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। और इन तीनों आयोग का जो अन्य सदस्य होते हैं, ये जो 3 अन्य सदस्य हैं, ये भारत सरकार के सचिव के दर्जे के लेवल के बराबर होते हैं। मतलब भारत सरकार के सचिव के दर्जे के बराबर इनका स्थान होता है। अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा, और अन्य सदस्य जो होते हैं भारत सरकार के सचिव के दर्जे के रूप में होते हैं। ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब ये जो 5 सदस्य हैं ना दोस्तों,
इन 5 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जाहिर सी बात है। और इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करते हैं निर्धारण, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति होगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? ये जो पांचों सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनके कार्यकाल ये कितनी बार नियुक्त हो सकते हैं? जो 5 सदस्य हैं, ये भी पूछा जाता है। तो 2 से ज्यादा अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दें। मतलब अधिकतम 2 बार, मतलब अगर एक 3 वर्ष के लिए, तो मतलब दोबारा वो 3 वर्ष के लिए फिर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब 6 वर्ष से अधिक नहीं नियुक्त वो किया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ये चीज, ठीक। ये हो गई, यहां से तो बेसिक बेसिक चीजें हो गई, सेम सेम चीजें हो गई। अब जो एनसीएसटी के कर्तव्य और कार्य है ना दोस्तों, ये भी सेम वही कार्य हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपने सदस्यों के लिए करता था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुसूचित जाति के लिए जो काम करता था, वही काम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए सेम काम करेगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसी तरीके से रिवीजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत जगह हम भी पढ़े हैं, तो हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था। अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा दिए, उसी में बता दिए कि अनुसूचित जनजाति आयोग का भी है, या पिछड़ा वर्ग आयोग का भी है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको एक एक चीज एक्स्ट्रा बताई जाती है, ठीक है, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से रिवीजन भी होता है। ये नहीं कि मतलब प्रधानमंत्री पढ़ा दिए तो बता दिए कि मुख्यमंत्री का सेम कार्यकाल है, राष्ट्रपति पढ़ा दिए तो बता दिए राज्यपाल का सेम। बहुत कोचिंगों में ऐसा होता है, हम भी उसी के भुक्तभोगी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, संविधान एनसीएसटी के कर्तव्य और कार्य, एनसीएसटी के कर्तव्य और कार्य में यह है कि संविधान या किसी कानून या सरकार के किसी आदेश के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, जो अनुसूचित जनजातियों को जो सुरक्षा उपाय प्रदान किया जाता है, उसकी जांच एवं निगरानी करना कि संविधान में दिए गए कानून के अनुसार, संविधान में वर्णन, संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार इनको अधिकार दिया जा रहा है कि नहीं, या कोई कानून के माध्यम से जो संसद कानून बना रही है उसके माध्यम से जो इनको अधिकार दिया गया है, उसके वो अधिकार इनको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, वो सुरक्षा उपाय इनको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, या सरकार कोई आदेश जारी करती, मान लीजिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए, उनके द्वारा अगर अनुसूचित जाति को कुछ सुरक्षा उपाय या उनके बारे में कोई कानून बनाया गया है, उनको कोई सुविधा दी गई है, वो अनुसूचित जनजातियों को मिल रही है कि नहीं, इसकी जांच और निगरानी कौन करती है? अनुसूचित जनजाति आयोग करती है, ठीक है, ये पहला काम हो गया। और दूसरा देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में शिकायतों की जांच करना। संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ सुरक्षा उपाय दिए जाते हैं, कानून के माध्यम से कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा आदेश जारी करके या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके इनको कुछ उपाय और अधिकार दिए जाते हैं। अगर उनके संबंध में कोई जाति का सदस्य, कोई अनुसूचित जनजाति अगर शिकायत दायर करता है अपनी, तो उस शिकायत की जांच करती है कौन? अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और तीसरा काम क्या है? अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। मतलब भारत जब से आजाद हुआ है, इनकी कितनी प्रगति हुई है, इनको कितने सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, इनकी भागीदारी प्रशासन में, शासन में, राजनीति में, अनेक क्षेत्रों में कितनी रही है, इन सब के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का काम कौन करती है? अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति के लिए कौन करेगा? अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए कौन करेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सबका एक ही काम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और साल भर काम करती है अनुसूचित जाति आयोग, साल भर के बाद कुछ रिपोर्ट और प्रतिवेदन तैयार करती है अपना। तो रिपोर्ट और प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रदान करती है कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातियों के सदस्यों के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए, अब राष्ट्रपति क्या करता है? उस प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। जो अनुसूचित जनजाति आयोग अपना राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देती है वार्षिक, उस प्रतिवेदन का राष्ट्रपति करेगा ही क्या भाई? संसद में रखवाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, और अगर ऐसी किसी सिफारिश से अस्वीकृत होता है राष्ट्रपति, तो उन अस्वीकृत होने के कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब
अगर कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है, तो उस प्रतिवेदन को वो राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और अगर राज्यपाल उसकी सिफारिश से, आयोग की सिफारिश से किसी प्रकार से अस्वीकृत है, तो अस्वीकृत होने के कारणों को स्पष्ट करेगा। आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और अगर उससे राष्ट्रपति अस्वीकृति करता, असहमत होता है, तो असहमत होने के कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है किसी भी संवैधानिक संस्था के संबंध में। ये बात नोट करिएगा अभी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक काम और है, इन रक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जो कानून के माध्यम से निर्मित किए गए हैं, या जो सरकार के आदेश के द्वारा या राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा जो रक्षा उपाय दिए गए हैं, उन रक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी सिफारिश करना, उसकी जांच करना, उसकी निगरानी करना, उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना और किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपाय के बारे में रिपोर्टों में सिफारिश करना, सिफारिश करने का भी काम करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आयोग होती है तो सिफारिश करने का काम करती है सरकार से। ठीक, ये हो गया। अब राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए नियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित किसी अन्य कृत्य के निर्वहन कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति करवा सकता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में अनुसूचित जनजाति आयोग से कोई काम या कोई सिफारिश करने के लिए कह सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एनसीएसटी की कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे दीवानी मामलों की शक्ति हो गई, निगरानी करने की शक्ति हो गई, अपने कार्यों को विनियमित करने की शक्ति हो गई। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब जैसे आयोग है, अच्छा, एनसीएसटी की जो शक्ति है वही एनसीएससी की शक्ति, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्ति वही है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भी वही सब शक्तियां हैं। ठीक है, अपने वर्ग के संबंध में। ठीक, ये चीज ध्यान दें। तो आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। आयोग को किस प्रकार से संचालित किया जाए, क्या काम किया जाए, किसको क्या काम सौंपा जाए, वो उसके ऊपर है भाई। ठीक है कि नहीं, वो कैसे काम करती है। ठीक, ये हो गया। किसी भी मामले की जांच करते समय अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय मतलब दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब सिविल न्यायालय में कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सिविल न्यायालय जहां भी आ जाएगा, सिविल न्यायालय की शक्ति जिसको भी प्राप्त होगी उसको ये सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं दोस्तों। ठीक है, और लगभग संवैधानिक संस्थाएं जितनी होती हैं उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, भारत के किसी भाग के किसी व्यक्ति को सम्मन करना या हाजिर करना और शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा करना। सम्मन करने का मतलब बुलावा करना। अनुसूचित जनजाति आयोग किसी भी व्यक्ति को बुलावा दे सकती है। ठीक है, बुला सकती है किसी कार्य के लिए। ठीक है, या कोई सम्मन जारी करती है, मतलब जांच करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए सम्मन जारी करते हैं, हाजिर करने के लिए उनको कहती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दस्तावेजों को प्रकट करने के संबंध में अपना आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, कि दस्तावेज को प्रकट करिए, या दस्तावेज को पेश करने के लिए वो कह सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से। ठीक है, ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति या उसके शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकती है। शपथ पत्रों का मूल्यांकन कर सकती है कि शपथ पत्र सही से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, शपथ सही से लिया गया कि नहीं लिया गया है, या शपथ के बारे में कुछ अन्य गतिविधियों के बारे में भी ये जांच कर सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगा सकती है। जो सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, उनको मंगा सकती है। कोई दस्तावेज होता है न्यायालय से या किसी कार्यालय से, कोई दस्तावेज होता है, वो मंगा सकती है। ठीक, ये हो गया। केंद्र और राज्य सरकार को अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अगर कोई नियम कानून बनाती है तो आयोग से, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, ये इतना हो गया सिविल न्यायालय की शक्तियां या दीवानी न्यायालय की शक्तियां। इतनी बार सिविल न्यायालय की शक्तियां आ गई हैं, पिछली क्लास में आ गया है, अनुसूचित जाति आयोग में भी आ गया, उसके पहले भी आ गया सिविल न्यायालय की शक्तियां कई बार। तो जब आप पूरा कोर्स हमसे पढ़ेंगे ना, पूरा सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेंगे पॉलिटी विद क्वालिटी के साथ, तो आपकी एक एक चीज दोस्तों कम से कम 10-10 बार रिवीजन हो जाएगी। मुख्य चीजें, एक
टॉपिक, एक टॉपिक का ही जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी में 5 से 6 बार रिवीजन हो जाता है दोस्तों, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कहीं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब परिभाषा देख लेते हैं, मतलब अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा क्या होती है, तो कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है संविधान में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो संविधान में अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान देना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो बहिष्कृत क्षेत्र थे या आंशिक रूप से जो बहिष्कृत क्षेत्र थे 1931 तक या 1931 की जनगणना में जो बहिष्कृत क्षेत्र में आने वाले पिछड़े थे उनको जनजाति कह दिया गया, अनुसूचित जनजाति है ये लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को आह्वान किया गया। मतलब 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें पिछड़ी जनजातियों को बुलाया गया था, जो पिछड़ी जनजाति के प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था इसमें, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक, ये चीज देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान में और क्या क्या पूछा जाता है। अभी तो पढ़े थे ऊपर संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 338 ए के तहत, ठीक है, वो था। अब इसमें क्या जाता है, अनुच्छेद 366 का 25वां भाग, मतलब अनुच्छेद 366 ध्यान देना है, इसमें कहा गया है केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है, परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और सुनिए मजे की बात, क्या प्रक्रिया में क्या है, प्रक्रिया में कुछ नहीं है, और यह बताया गया है कि ऐसी अनुसूचित जनजातियों को, ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उन्हें समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया है। मतलब जो जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आएगा वो संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजातियों में आएगा। यही प्रक्रिया बताई गई है कि जो जो 342 अनुच्छेद में आएगा वो अनुसूचित जनजाति में आएगा, और परिभाषा कहीं नहीं निर्धारित की गई है, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। 366 में प्रक्रिया बताई गई है, और 366 में प्रक्रिया क्या बताई गई है कि अनुच्छेद 342 में जो जो है वो अनुसूचित जनजाति है कि नहीं, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए हम लोग 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची पढ़े थे। अच्छा, पूरे वर्ष ये चर्चा में रहा था इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन हुआ था, इस कारण से ये आयोग जो है चर्चा में आ गया था और इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। अब देखिए अनुच्छेद 342 एक में कहा गया है, पढ़ चुके हैं इसको, कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय भागों को, उनके समूह को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। मतलब इसका कहने का मतलब एक लाइन में यह है कि अनुसूचित जनजाति घोषित कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के संबंध में निर्णय और घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श किससे लेता है, राज्यपाल से लेता है। और पहले की क्लास में पढ़ चुके थे अनुसूचित जनजातियों में से किसी भी जाति को उस सूची से उसका नाम हटाना या उस सूची में उसका नाम जोड़ना कौन करता है, संसद करती है। जब संसद सूची से नाम हटाएगी या संसद सूची से नाम जोड़ेगी सूची में, वो संसद करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, ठीक है, ये चीज इसमें कहा गया है अनुच्छेद 342 में, ठीक। अब देखते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों और 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में 5वीं और 6ठी में दोनों में है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन, ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको लोग AMTM करके पढ़ते हैं, ठीक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है 6ठी में। लेकिन 5वीं में क्या है, ये चारों राज्यों को हटा करके देश के अन्य राज्य में जहां अनुसूचित जनजाति हैं, जहां अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं, वहां के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया। मतलब 10 राज्य हैं इसमें, और हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके थे जब भाग 10 पढ़ रहे थे हम लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि 10 राज्य कौन कौन से आते हैं अनुसूची 5 में, ठीक। और इसी अनुसूची 5 में आने वाले 10 राज्यों में 5 से 5वीं अनुसूची 5 से पेशा एक्ट लागू किया गया है ताकि पंचायतों को वहां पर सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए। पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरिया,
ठीक है, 1996, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज। और कमेंट बॉक्स में जरूर उन 10 राज्यों का नाम लिख के बताइएगा, ठीक है, कई बार बता चुके हैं और कमेंट बॉक्स में पिछली बार पूछ भी चुके हैं और कई लोगों ने आंसर भी दिया इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे पेसा एक्ट, ये देखिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम पेसा एक्ट 1996 आया, अभी ऊपर डिस्कस किए इसका, ठीक है। इसी को पेसा एक्ट कहते हैं, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज दोस्तों, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 आया था, ठीक, ये ध्यान देना है, मतलब अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया है कि नहीं, फिर 70 के दशक में आया था, फिर 89 में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आई। और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यही 1989 में आया, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। पेशा एक्ट हो गया और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 आया दोस्तों, ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं कि फर्जी दिया गया, ठीक। यहां तक हम लोग पढ़ चुके। अब अगला क्लास हम लोगों की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, काका कालेलकर आयोग है, मंडल कमीशन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये सब पढ़ेंगे। इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बाहर जाएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, ठीक, सब कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, ज्वाइन आप लोग इसमें हो सकते। दोस्तों हमारे सेशन में किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।